स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करेंट्स अफेयर को लेकर के। तो ये डेली करेंट्स अफेयर का प्रोग्राम आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम होते हैं, लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग हो या स्टेट का आयोग हो, उसमें जब भी आप देखेंगे तो प्रश्नों की प्रकृति इस प्रकार से रहती है कि डेली करेंट्स अफेयर को शामिल करते हुए स्टैटिक को भी पूछा जाता है। तो ऐसे कंडीशन में ये ज़रूरी हो जाता है कि जो दिन भर की खबरें होती हैं वो आप तक पहुँचे, और इसी उद्देश्यों के साथ हम जो है इस डेली करेंट्स अफेयर को लाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है एग्ज़ाम हॉल में प्रश्नों को सही कर सकें। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं, और सेशन की शुरुआत में देखते हैं पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा। तो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो हमें असत्य ढूंढना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है यदि किसी जगह पर 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उसे बादल फटना कहा जाता है। 10 सेंटीमीटर की बात हो रही है, ठीक है। दूसरा कह रहा है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2019 में बादल फटने से होने वाली आपदाओं के लिए जोखिम कम करने की रणनीति दी गई है। तो आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड में अभी जो है केदारनाथ के बाद अभी दूसरी ऐसी घटना हुई है जिसमें बहुत से जान माल की हानि हुई है, और वहीं पर खीरगंगा जो नदी है उसमें उफान की स्थिति देखी गई है। तो वो ऐसी स्थिति क्यों बनी है? क्योंकि बादल फटने की घटना अभी वर्तमान में उत्तराखंड में हुई है। तो इसीलिए यह करंट का मुद्दा बन जाता है। तो यदि किसी जगह पर 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा जो है बारिश होती है तो क्या होता है, उसी को बादल फटना कहते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2019 में बादल फटने से होने वाली आपदाओं के लिए जोखिम करने की रणनीति है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। पूछ क्या रहा है? असत्य कथन का चयन पूछ रहा है। तो ये जो है यहाँ पर ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना ही 1 और ना ही 2। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कोई भी असत्य नहीं है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो उत्तराखंड के धराली में बादल फटने से अचानक बाढ़ आई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में खीरगंगा नदी के ऊपर बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। यह अलकनंदा नदी की सहायक नदी है। तो किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की। कौन सी? खीरगंगा, ठीक है। और जो है इस तरह की घटनाएं उत्तराखंड में अब ज़्यादा घटने लगी हैं। 2013 की केदारनाथ त्रासदी इसका एक बड़ा उदाहरण है। तो 2013 में आया था ये त्रासदी, उसके बाद अब जो है ये फिर से ऐसा देखा गया है। खीरगंगा नदी जो है उफान पर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ें, देखें इसके अन्य पहलुओं को। तो बादल फटना होता क्या है उसके बारे में बात करें। तो यदि किसी जगह पर 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर या उससे अधिक यदि बारिश हो जाए, ठीक है, तो उसे हम बादल फटना कहते हैं। बादल फटने की घटनाएं बहुत छोटे दायरे और कम समय में होती है, इसलिए इनका पहले अनुमान लगाना मुश्किल होता है। इसकी निगरानी के लिए सघन राडार नेटवर्क्स या हाई रिजोल्यूशन वेदर मॉडल्स की आवश्यकता होती है। तो ये जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ें। तो ये घटनाएं मैदानों में भी घटित हो सकती हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक अवसंरचना इनकी संभावनाओं में वृद्धि करती हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2019 में बादल फटने से होने वाली आपदाओं के लिए जोखिम कम करने की रणनीति दी गई है। हिमालयी राज्यों के संवेदनशीलता के लिए उत्तरदायी कारक
कौन कौन से हैं, यानी किस कारण से वहाँ पर इस तरीके से बादल फटने जैसी घटनाएं हो रही है। तो भौगोलिक अवस्थिति जो है एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है और कारक होता है। तो खड़ी ढलानें अरब सागर से आने वाली गर्म व नमी युक्त हवा जो होती है तेजी से ऊपर उठने के लिए प्रेरित होती हैं। तो आप सभी को पता होगा कि जब ये हमारा हिमालयन रेंज है, जैसे ये हमारा भारत है, ठीक है, ये हमारा भारत है, तो ये जो है हिमालयन रेंज इस प्रकार है, ठीक है। और जो अरब सागर से हवाएं आती हैं इधर से, तो वो इससे पर्वतों से टकराती हैं, जिसे सी ब्रिज कहते हैं। तो वो जो है अपने साथ नमी एकत्रित करके बढ़ती हैं। ऐसे कंडीशन में होता क्या है, जब ये पर्वतों से टकराती हैं तो ये ऊपर उठती हैं और इस प्रक्रिया को ओरोग्राफिक लिफ्ट कहा जाता है। मतलब ये जब टकरा करके ऊपर उठती हैं तो इसे क्या बोलते हैं, ओरोग्राफिक लिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। इससे बड़े बड़े ऊंचे कपासी स्तरी यानी कुमुलोनिम्बस बादल बनते हैं जो भारी मात्रा में बारिश करने में सक्षम होते हैं। तो बादलों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कौन कौन से बादल होते हैं, न्यूमोकोलम्बस क्लाउड्स, क्यूमुलो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, ठीक है। तो ये सब जो है क्लाउड्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जब ये बादल अत्यधिक नमी से भर जाते हैं और बारिश नहीं हो पाती है तो एक समय ऐसा आता है जब ये बादल फट जाते हैं, यानी एकाएक जो है बारिश वहाँ पर हो जाती है। मानव जनित कुछ कारक भी हैं, जैसे वैश्विक तापमान बढ़ने के कारण भारत में अत्यधिक वर्षा की घटनाओं में समग्र वृद्धि हुई है। केदारनाथ बाढ़ पर एक अध्ययन में पाया गया है कि उस दौरान हुई ज़्यादातर वर्षा के लिए ग्रीन हाउस गैसें और वायुमंडलीय प्रदूषक यानी एरोसोल जिम्मेदार हैं। तो ये प्रमुख कारण हैं, ठीक है, मानव जनित में। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। पहला है, फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल का पहला स्वदेशी खरीदार देश है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, हाल ही में भारत और फिलीपींस ने रणनीतिक साझेदारी कार्य योजना 2025-29 पर हस्ताक्षर किए हैं। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत और फिलीपींस ने राजनयिक संबंधों के 55 वर्ष पूरे किए हैं, में होगा, ठीक है, हाँ, के भारत और फिलीपींस के राजनयिक संबंधों के 55 वर्ष पूरे हुए हैं। बताना क्या है, हमें असत्य कथन बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी केवल तीन, ऑप्शन डी एक और दो दोनों। तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट सही है। जब ब्रह्मोस मिसाइल का पहली बार जो है खरीदार देश जो है फिलीपींस ही बना था और पिछले वर्ष की ये न्यूज़ थी, ठीक है। और हाल ही में क्या हुआ है, भारत और फिलीपींस ने रणनीतिक साझेदारी कार्य योजना 2025-29 पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। भारत और फिलीपींस के राजनयिक संबंधों के 55 वर्ष जो है ये पूरे नहीं हुए हैं, बल्कि 70 वर्ष पूरे हुए हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ठीक है। सॉरी 70 मैंने बोल दिया ना, ये 75 वर्ष होंगे, ठीक है। तो अभी 75 वर्ष हुए हैं, पूरे हुए हैं। तो कल के सेशन में और परसों के सेशन में दो, और परसों नहीं उसके पिछले से पिछले वाले में मैंने बताया था कि जो मालदीव है उसके साथ भारत और मालदीव के राजनयिक संबंध के बारे में बात करें तो इसके भी 60 वर्ष पूरे हुए थे। और यहाँ पर वो सिंगापुर अवस्थित था इस रेंज में, दक्षिणी प्रशांत सागर में, तो दक्षिणी हिंद महासागर में। तो यहाँ पर सिंगापुर के भी 60 वर्ष राजनयिक संबंधों के पूर्ण हुए थे। अब जो है
फिलीपींस के मध्य जो है 75 वर्ष पूरे हुए हैं। तो यहाँ पर कौन सा असत्य है यही चयन करना है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, इसलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो भारत और फिलीपींस ने राजनीतिक साझेदारी कार्य योजना 2025-29 पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और फिलीपींस ने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है, जो दोनों देशों के मध्य बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। हस्ताक्षर किए गए अन्य प्रमुख समझौतों में शामिल है जैसे कि पारस्परिक कानूनी सहायता एवं सजा याफ्ता व्यक्तियों का हस्तांतरण करना तथा विज्ञान, अंतरिक्ष और पर्यटन में सहयोग करना। भारत ने फिलीपींस के सॉवरेन डेटा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक पायलट परियोजना का समर्थन करने की घोषणा की है। फिलीपींस को सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र यानी इंडियन पैसिफिक कोस्ट, ठीक है, में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। भारत फिलीपींस संबंध के प्रमुख आयाम की बात करें तो यहाँ पर रक्षा सहयोग की बात की गई है। फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल का पहला विदेशी खरीदार देश है। नौसैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए 2024 में मनीला में पहला ट्रैक 1 समुद्री संवाद आयोजित किया गया था। अब यह देखिए फिलीपींस की अवस्थिति क्या है। तो ये द्वीपीय देशों का एक समूह है और इसकी कैपिटल क्या है, मनीला है, ठीक है। और ये कहाँ पर अवस्थित है, पैसिफिक ओशन में अवस्थित है। तो ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है इसका लोकेशन जानना कि ये कहाँ पर अवस्थित है। और ये साउथ चाइना सी देख रहे होंगे, ये साउथ चाइना सी है, यहाँ पर सी ऑफ जापान है, ठीक। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ें। तो आर्थिक जुड़ाव दोनों देशों के बीच हुआ है। दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 तक 3.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। साथ ही दोनों के मध्य अधिमान्य व्यापार समझौते पर वार्ता जारी है। दोनों देश आसियान भारत मुक्त व्यापार समझौते का भी लाभ उठा रहे हैं। क्षमता निर्माण एवं शिक्षा की बात करें तो फिलीपींस भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के प्रमुख लाभार्थी देशों में से एक है। लोगों के बीच जुड़ाव भी हुआ है। सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम को 2019 से 2023 तक के लिए बढ़ाया गया था। फिलीपींस में 70,000 से अधिक भारतीय प्रवासी रहते हैं, ठीक है। भारत फिलीपींस के रणनीतिक संबंधों के महत्व की बात करें तो साझा हिंद प्रशांत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। हिंद प्रशांत विश्व का सबसे तेज़ी से बढ़ता आर्थिक क्षेत्र है, लेकिन यह बढ़ते तनाव और अस्थिरता से भी ग्रस्त है, क्योंकि यहाँ पर चीन अपना दबदबा कायम करना चाहता है और लगभग देखेंगे तो साउथ चाइना सी पर जो है 80 से 90% अपना दबदबा बढ़ाने की ओर अग्रसर है, ठीक है। तो ये तनाव की स्थिति पैदा करता है। दोनों देश एक स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करते हैं। फिलीपींस भारत के महासागर विजन में एक प्रमुख भागीदार है। महासागर यानी क्षेत्रों में सुरक्षा, विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति, इसका अर्थ है। एक और भी महत्व रखता है, चीन के आक्रामक रुख से निपटना भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 2016 के आर्बिट्रेशन के फैसले ने दक्षिणी चीन सागर में फिलीपींस के अनन्य आर्थिक क्षेत्र की पुष्टि की थी और संयुक्त राष्ट्र समुद्री सुरक्षा अभिसमय यानी अंक्लॉज के तहत चीन के ऐतिहासिक अधिकारों के दावे को खारिज कर दिया था। अंक्लॉज के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। भारत के साथ रणनीतिक संबंध फिलीपींस को एक विश्वसनीय संतुलनकारी साझेदारी प्रदान करते हैं। बहुपक्षीय संस्थाओं को नया स्वरूप देना यानी दोनों देशों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन, तकनीकी रूपांतरण, असमानता और सामाजिक न्याय सहित 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए मौजूदा वैश्विक गवर्नेंस प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। जैसा कि भारतीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत और फिलीपींस अपनी पसंद से मित्र हैं और नीति से साझेदार हैं। हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक दोनों देश साझा मूल्यों से जुड़े हैं। तो ये देखिए जो कोटेशन है ना, ये जो
कोटेशन है, ठीक है। इस कोटेशन को आप जो है इंटरनेशनल रिलेशन के प्रश्नों को जब आप लिखें तो वहाँ पर कोट करें, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो हेपेटाइटिस एक प्रकार का रोग है, तो ये किस प्रकार का रोग है यही हमें बताना है। तो यह जो है बैक्टीरिया जनित रोग है, या प्रोटोजोआ जनित रोग है, या कवक जनित रोग है, या वायरस जनित रोग है। तो यह एक प्रकार का वायरस जनित रोग है, ठीक है। और ये अभी क्यों चर्चा में है, क्योंकि WHO ने इसे कैंसरकारी रूप में घोषित किया है, हेपेटाइटिस डी को, ठीक है। तो WHO ने क्या किया है, हेपेटाइटिस डी को हेपेटाइटिस बी और सी की तरह कैंसरकारी माना है। हेपेटाइटिस डी एक कमज़ोर वायरस है जिसे प्रकृति के लिए हेपेटाइटिस बी वायरस यानी HBV की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है कि हेपेटाइटिस डी केवल उन्हीं लोगों को प्रभावित करता है जिन्हें पहले से ही हेपेटाइटिस बी है, चाहे वह इसके साथ साथ प्रभावित करे या बाद में करे, ठीक है। तो ये प्रमुख कारक के रूप में भूमिका निभाता है कौन, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी होगा तभी हेपेटाइटिस डी होगा। हेपेटाइटिस वायरस के बारे में बात करें तो वायरल हेपेटाइटिस के प्रकार होते हैं कौन कौन से, ABCDE 5 वर्गों में विभेदित किया जाता है। गंभीर लीवर संक्रमण के कारण प्रमुख कारण हैं। तो इसमें क्या डैमेज होता है, लीवर संक्रमित होता है हेपेटाइटिस के कारण। हालांकि केवल हेपेटाइटिस बी, सी और डी ही चिरकालिक संक्रमण का कारण बन सकते हैं। इससे लीवर सिरोसिस, लीवर फेलियर या कैंसर का जोखिम अधिक होता है। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा एक प्रकार की लीवर कैंसर है और विश्व स्तर पर शीर्ष 10 कैंसरों में से एक है। अब देखिए हेपेटाइटिस के प्रकार और संक्रमण के मार्ग की बात करें तो ये यहाँ पर कुछ प्रतीकों के माध्यम से बताया जा रहा है। तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई के बारे में। तो कैसे फैलता है ये प्रतीक दिए गए हैं, जैसे ये जल भोजन के माध्यम से ये वाला फैलता है, ठीक। हेपेटाइटिस ए खून से या शरीर के तरल पदार्थ से, कौन से, ये हेपेटाइटिस बी, सी और डी फैलते हैं। वहीं यौन संबंध से जो है हेपेटाइटिस बी फैलता है और माता से बच्चे में जो ट्रांसफ़र होता है वो हेपेटाइटिस बी होता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इनके बारे में देख लेते हैं। तो हेपेटाइटिस ए फैलने का तरीका क्या है, तो दूषित जल, भोजन, खराब स्वच्छता यानी सैनिटेशन ना हो तो भी फैलता है। कुछ मामलों में यौन संबंधों से भी फैलता है। यह आम तौर पर संक्रमण से खुद ही ठीक हो जाता है, पुरानी बीमारी नहीं बनती है। तो ये छोटा दिख रहा होगा, मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, अब दिख रहा होगा। हेपेटाइटिस बी की बात करें तो इसके यह किस प्रकार से फैलता है, तो रक्त से, वीर्य से, शरीर के अन्य तरल पदार्थ से ये फैलता है। दूषित इंजेक्शन, खून चढ़ाना, सुई का इस्तेमाल माता से बच्चे में दीर्घकालिक संक्रमण की संभावना इससे रहती है। वहीं हेपेटाइटिस सी की बात करें तो मुख्य रूप से खून द्वारा फैलता है। दूषित इंजेक्शन या खून चढ़ाना ये भी जो है एक प्रमुख कारक है, मार्ग है। शायद ही कभी यौन संबंध से फैलता हो हेपेटाइटिस सी, और चिरकालिक बीमारी और लीवर सिरोसिस, कैंसर का खतरा बनता है हेपेटाइटिस सी के जरिए। हेपेटाइटिस डी की बात करें तो हेपेटाइटिस डी जो है यह केवल वही लोग संक्रमित होते हैं इससे जिन्हें पहले से HIV-B हुआ रहता है। HBV के साथ ही फैलता है। खून और शरीर के तरल पदार्थ के माध्यम से ये फैलता है। HBV संक्रमण से ही होता है। हेपेटाइटिस ई की बात करें तो यह जो है दूषित जल, भोजन, खराब स्वच्छता और विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं में
खतरनाक हो सकता है। तो ये कुछ प्रमुख HIV के कारण हैं। टीके की उपलब्धता की बात करें तो हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। हेपेटाइटिस बी का टीका HDV यानी हेपेटाइटिस डी वायरस संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। वहीं वैश्विक प्रभाव की बात करें तो हेपेटाइटिस बी, सी और डी से दुनिया भर में 300 मिलियन से ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं और हर साल करीब 1.3 मिलियन लोगों की मौत होती है। इनसे ग्रसित अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता है कि उन्हें यह बीमारी है। प्रमुख पहल की बात करें तो भारत द्वारा क्या पहल अपनाया गया है, तो राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम 2018 का उद्देश्य SDG 3.3 के अनुरूप 2030 तक हेपेटाइटिस सी को खत्म करना है। तो ये लक्ष्य याद करिएगा, 2030 तक हेपेटाइटिस सी को समाप्त करना है। ये SDG 3 के अनुरूप है। ठीक है, SDG 3 क्या क्या कहता है, हेल्थ की बात करता है। ठीक है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग की बात करता है। साथ ही इसके अन्य प्रकारों से होने वाली मौतों को भी कम करना है। वैश्विक रूप से पहल की बात करें तो HIV, वायरल हेपेटाइटिस और यौन संचारित संक्रमण पर WHO की वैश्विक स्वास्थ्य क्षेत्रक रणनीति 2022 से 2030 का उद्देश्य लोक स्वास्थ्य समस्या के रूप में वायरल हेपेटाइटिस का उन्मूलन करना है। हेपेटाइटिस से बचने में कुछ चुनौतियां भी आती हैं, जैसे कम निदान है, यानी डायग्नोसिस ही कम हो पाता है, पता ही नहीं चल पाता है। 2022 में केवल 13% हेपेटाइटिस बी और 36% हेपेटाइटिस सी मामलों का ही निदान हो पाया है। खराब टीका कवरेज है। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल होने के बावजूद हेपेटाइटिस बी टीके का कवरेज सिर्फ 50% है। तो मिशन इंद्रधनुष जब लाया गया था तो ये टीका के लिए ही लाया गया था, खासतौर से बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये आप सबको पता होगा। सीमित इलाज है इसका, हेपेटाइटिस का इलाज के लिए बहुत कम दवाएं उपलब्ध है। हालांकि बुलेविरटाइड जैसी नई दवाएं उम्मीद जगा रही हैं। तो बुलेविरटाइड जो है हेपेटाइटिस से संबंधित एक दवा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो न्यूजीलैंड के 2 मुख्य द्वीप हैं, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। ठीक है, इन दोनों द्वीपों को कुक जलडमरू मध्य अलग करता है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। तो अभी ये क्यों चर्चा में है, तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली रक्षा रणनीतिक वार्ता हुई है। कहाँ पर, नई दिल्ली में, और इसीलिए चर्चा में है। तो हमें बताना क्या है, सत्य कथन को बताना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या